Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor, Yasir sir, and this is video lecture number 19 for the class 11th. We are discussing the chapter thermodynamics. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स के हवाले से। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पूरा समझ आ जाना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है। तो मैं आपको उसका क्विक रिकैप्चुलेशन देता हूं और आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जानने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर नजर देते हैं। अगर आपको याद होगा, जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था दैट फर्स्ट लॉ बेसिकली किस चीज से डील करता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन से डील करता है। एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है? दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि अगर आप पूरी यूनिवर्स की बात करते हो तो किसी जगह पे एनर्जी का लॉस होता है, किसी जगह पे एनर्जी का गेन होता है। तो ये जो एनर्जी है हमारे यूनिवर्स में, जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम माना जाता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये घूमती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन अगर हम टोटल सम देखेंगे एनर्जी का, ठीक है, तो वो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स अगर कांस्टेंट रहता है तो आप मुझे बताओ चेंज इन एनर्जी क्या होगा? अगर एनर्जी ही कांस्टेंट है, इसका मतलब है चेंज इन एनर्जी जो है वो जीरो आ जाएगा, बिकॉज व्हेन एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट तो चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। So first law is nothing, it just deals with the principle of conservation of energy. Energy of an isolated system, energy of the universe, it always remains constant. Means energy conservation का मतलब है that total energy, मैं यहाँ पे लिखता हूँ that total energy जो है पूरे यूनिवर्स की, आइसोलेटेड सिस्टम की, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम हमारा यहाँ पे यूनिवर्स है। तो प्यारे बच्चों को क्या रहता है सर, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रह रहा है। कैसे कांस्टेंट रह रहा है? एक जगह पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, किसी दूसरी जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज हो रही है, लेकिन टोटल एनर्जी जो है तो यूनिवर्स की वो कांस्टेंट रहती है। तो आप मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब एनर्जी ही कांस्टेंट है, यानी कि एनर्जी को मैं अगर लेटर ई से रिप्रेजेंट करूंगा तो मुझे बताओ डेल्टा ई यूनिवर्स का क्या होगा? अगर मैं लिखूंगा डेल्टा ई यूनिवर्स, चेंज इन ओवरऑल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू जीरो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, ऐसे स्टेटमेंट दे देता है आपको दैट डेल्टा ई फॉर यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो, व्हाट डज इट सिग्निफाई, व्हाट डज इट इंडिकेट? तो आपको डरना नहीं है, आपको बताना है, आप बेसिकली फर्स्ट लॉ के बारे में बात कर रहे हो। तो फर्स्ट लॉ जो है ये सिंपली हमें ये बताता है, ये सिंपली हमें ये आइडिया देता है अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम always remains constant, means change in energy overall will be always equal to zero, ठीक है ना। तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, किसी जगह पे लॉस होगा, किसी जगह पे गेन होगा, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये नहीं बताता। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिमिटेशन की बात करूंगा ना, क्योंकि लिमिटेशन के बाद ही सेकंड लॉ का इंट्रोडक्शन होता है। अब आप कहोगे सर फर्स्ट लॉ ने क्या नहीं बताया, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ने ये नहीं बताया, इसने तो बताया दैट एक जगह पे एनर्जी लॉस होगा, दूसरी जगह पे एनर्जी गेन होगा, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर एक जगह पे हीट का लॉस हो रहा है तो दूसरी जगह पे हीट का गेन हो रहा है। लेकिन इसने हमें ये नहीं बताया कि एनर्जी जो ट्रांसफर होगी, देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आपको फर्स्ट लॉ क्या देता है? एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट दे रहा है। एक जगह पे लॉस, दूसरी जगह पे गेन, यानी कि एनर्जी ट्रांसफर का कॉन्सेप्ट तो दे रहा है, लेकिन ये लॉ हमें ये नहीं बताता है कि डायरेक्शन ऑफ दैट एनर्जी ट्रांसफर क्या होगी। तो यहां पे मैं लिखता हूं दैट दिस लॉ दैट द फर्स्ट लॉ, इसकी लिमिटेशन है, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द एनर्जी ट्रांसफर। मतलब क्या है? यू ऑल नो दैट हीट जो है, हीट एनर्जी सबको पता है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मान लो
यहाँ पे मैंने एक बॉडी बनाई, ये बॉडी क्या है बेटा, हॉट है, हाई टेम्परेचर पे है। दूसरी बॉडी मानो मैंने कोल्ड बॉडी ली, इसका टेम्परेचर इससे कम है। तो अगर आप देखोगे ट्रांसफर ऑफ हीट जो होता है वो होता है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, ये तो हमें पता है। लेकिन जब फर्स्ट लॉ दिया गया था ना तब ये बात नहीं पता थी, तब पता नहीं थी कि कहाँ से क्या हो रहा है। तो अगर मैं लिखूंगा ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि ट्रांसफर ऑफ क्यू का मतलब है हीट, इट ऑलवेज गोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन अगर आप कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी की बात करोगे तो ऐसा एनर्जी ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फर्स्ट लॉ के हिसाब से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ। अब हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हो रहा है या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हो रही है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो दोनों सही थे। फर्स्ट लॉ के हिसाब से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब ये हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हो रहा है या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हो रहा है, ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया। यानी कि फर्स्ट लॉ ने हमें डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर के बारे में नहीं बताया। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने फर्स्ट लॉ तो हमेशा वैलिड है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फर्स्ट लॉ में कुछ लिमिटेशन थी, इसलिए हमने कुछ रूल्स उस पर अप्लाई कर दिए। तो वो जो रूल है जो हमने उस पर लागू किया वही बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यानी कि फर्स्ट लॉ डिडंट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। As per the first law, energy can be transferred from hot body to colder body or colder body to hot body. But actually, we see that heat can transfer from hot body to cold body, but not cold body to hot body. अब आप कहोगे सर ये किसने बताया that heat can be transferred from hot body to cold body? ये second law of thermodynamics का statement है. You getting what I am saying? So, first law of thermodynamics did not tell us about the direction. Did not tell us about the direction in which the energy transfer can occur. सबको क्लियर हुआ? दूसरी बात ये तो पहली लिमिटेशन थी। अब यही लिमिटेशन कौन रिमूव करेगा? वो तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्या कहा? फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ही हमें एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन के बारे में बताया, दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। देखिए पॉइंट नंबर सेकंड। तो मुझे बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे, देखिए स्टेटमेंट क्या है? पहला देखो, पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये आएगा दैट हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी, दैट मीन्स द बॉडी एट हायर टेम्परेचर, टू कोल्ड बॉडी, दैट मीन्स बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। पहला पॉइंट, ठीक है ना? अब दूसरा पॉइंट सुन लो, ये तो मैंने पहला पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट क्या है? मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं। देखिए, फर्स्ट लॉ ने हमें यह भी नहीं बताया, देखो फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशन थी वो ये भी थी। फर्स्ट लॉ की जो लिमिटेशन थी वो ये भी थी दैट इट कुड नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द feasibility. It could not give us any idea about the feasibility, या उस प्रोसेस को स्पॉन्टेनिटी भी कहते हैं। स्पॉन्टेनिटी, it does not give us any idea about the feasibility of a process or spontaneity of a process। मतलब क्या है इस बात का? feasibility का मतलब है कौन सी प्रोसेस हो सकती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से कोई भी प्रोसेस हो सकती है, बिकॉज उसने कहा एनर्जी का ट्रांसफर होगा, कहां से क्या होगा हमें कोई वास्ता नहीं है, उसके हिसाब से तो सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन जब हमने बाद में देखा हमारे यूनिवर्स में, हमारे सराउंडिंग्स में, और जो सिस्टम अंडर कंसिडरेशन होते हैं, हमने देखा कुछ प्रोसेसेस पॉसिबल है जो होती है और कुछ प्रोसेसेस नहीं होती है। इनकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिड नॉट टेल अस about the spontaneity or a feasibility of a process. Spontaneity or a feasibility of it. What does it indicate? You all know that water can come down the hill. पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है, खुद ही होता है। यानी कि ये प्रोसेस feasible है, इसके होने के चांसेस है और ये हो सकता है और ये हो रहा है, ठीक है ना? उसी को आप कहते हो feasibility, यानी कि जो feasible है, जो हो सकता है, जो possible हो। एंड spontaneity जो कॉन्सेप्ट निकला है ना, वो निकला है स्पॉन्टेनियस तो समझ लो ना आप। स्पॉन्टेनियस का मतलब है, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, जो खुद ही हो या आफ्टर प्रॉपर इनिशिएशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, उसने हमें फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस के बारे में नहीं बताया, वेदर द प्रोसेस विल टेक प्लेस और नॉट।
First law of thermodynamics gave no idea about it. Then which law gave us an idea about the feasibility or spontaneity of a process, whether a process can take place or not? It was the second law of thermodynamics. इस बात को याद रखिए. So second law of thermodynamics gives us the concept of feasibility. तो यहाँ पे हम ये कहेंगे that यहाँ पे concept of feasibility, यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी जो है वो समझ आता है. फिजिबिलिटी एंड स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में समझ आता है. मतलब क्या है इस बात का, देखिए मैं आपको समझाता हूं. मान लो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. देखिए मान लो मैंने अपने दो हाथ लिए और मैं इनको रब कर रहा हूं. ध्यान से समझना, मैं इनको रब कर रहा हूं. आपने भी अंडरस्टैंड किया होगा, जब हम दो हाथों को रब करते हैं ना, तो हम बेसिकली अपनी मस्कुलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करते हैं और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है ना? यानी कि मैंने वर्क किया, मैकेनिकल एनर्जी मैंने वर्क किया और उसकी वजह से हीट का प्रोडक्शन हुआ. तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नो इशू एट ऑल. और ये प्रोसेस हुआ, वर्क मैंने किया, हीट में कन्वर्ट हुआ. इज इट पॉसिबल, अगर आपके सामने ब्लोअर है, अगर आपके सामने कांगड़ी है या कोई भी हीट सोर्स है, आप वो हीट सोर्स अपने हाथों पे ले ले. देखो आप तो वापस हीट ले रहे हो, क्या ऑटोमेटिकली वो हीट आपके हाथों को ऐसा ऐसा कराएगी? मतलब लॉजिकल है. क्या वो प्रोसेस जो दोबारा दूसरा मैंने कहा, क्या वो फिजिबल है? क्या वो खुद हो सकता है? चलो ये तो आपने किया, ठीक है ना? क्या आप वापस हीट लेके, आप कहोगे सर कैसे एग्जांपल दे रहे हो, लेकिन यही है, यही तो कॉन्सेप्ट है सेकंड लॉ का. यही तो कॉन्सेप्ट है सेकंड लॉ का कि फिजिबल है या नहीं, क्या प्रोसेस हो सकता है या नहीं. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो अगर आपको वापस हीट मिल जाएगा, तो क्या आप उस हीट को वापस वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो? आई मीन खुद ही आपके हाथ चले गए? दिस इज नॉट पॉसिबल. द प्रोसेस इज नॉट फीजिबल, द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस. ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कहा. उसके हिसाब से एनर्जी वहां से यहां करो, वर्क एनर्जी हीट में करो, हीट वर्क में करो, कुछ भी पॉसिबल है. लेकिन जब हमने देखा बाद में कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, यानी कि सम प्रोसेसेस आर पॉसिबल बट सम प्रोसेस आर नॉट, दैट मींस द कांसेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी वाज नोवेयर इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और ये कांसेप्ट किसने दिया? ये कांसेप्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने दिया. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने जो कांसेप्ट ऑफ फिजिबिलिटी दिया, वो हम थोड़ी देर बाद आराम से समझेंगे. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है. मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं. फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक परफ्यूम की बोतल है या आपके पास डियो है, डियो स्प्रे. आपने नॉब को प्रेस करके जो है स्प्रे जो है वो बोतल से बाहर कर दिया. ठीक है ना? गैसेस की टेंडेंसी है डिफ्यूज होने की, तो वो डिफ्यूज हो गया. ये प्रोसेस नॉब को प्रेस करते हुए प्रोसेस हो गई एंड दिस इज स्पॉन्टेनियस, फिजिबल हुआ सर. गैस एक्सपैंड हुआ और सारा जो रूम है आपका वो फ्रेग्रेंस से भर गया. इज इट पॉसिबल एट द सेम टाइम दैट वो गैस के मॉलिक्यूल्स वापस कंडेंस होके कंट्रैक्ट होके वापस उस बोतल में चले जाए? जैसे अलादीन का चिराग होता है ना, ठीक है ना, उसमें जिन निकलता है फिर वापस घुस जाता है. ठीक है ना? दैट इज एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. क्या यहाँ पे वापस गैस के मॉलिक्यूल्स, परफ्यूम के वापस जो मॉलिक्यूल्स है वो वापस बोतल में घुस जाएंगे खुद ही? नहीं. दैट मींस रिवर्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स प्रोसेस इज नॉट फीजिबल. और कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, कौन सा नहीं है, मैं वही कह रहा हूं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने कोई आइडिया उस पर नहीं दिया. इसका आइडिया अगर दिया तो दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सबको समझ आ रहा है? ठीक है. तो ये कुछ मैंने एक दो एग्जांपल्स आपको दे दी. या मान लो आपने रोटी बना ली, आपने उसमें पानी डाला, आटा डाल दिया, उसके बाद आपने उसमें गूंदा, तो ठीक है ना? इज इट पॉसिबल कि वो आटा जो है वो वापस पाउडर में चला जाएगा और उससे पानी बाहर निकलेगा? बात समझ आ रही है ना? तो दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आप वो नहीं कर सकते हो. दैट प्रोसेस इज नॉट फीजिबल. But first law of thermodynamics gave no idea about the feasibility or spontaneity of a process. Then which law gave us the concept of spontaneity or feasibility? It is the second law of thermodynamics. You are getting what I am saying? अब यहाँ पे डिस्कशन चलेगा. सर ये feasibility जो आपने बात की ये तो समझ आया. अब कौन सा प्रोसेस हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है, ये सेंस में आपको समझाऊंगा. देखिए
आई होप आपको ये समझ आया होगा कि फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन क्या थी और इसीलिए हमें क्यों जरूरत पड़ी सेकंड लॉ देने की। अब देखिए, फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी का जहां तक सवाल है, फिजिबिलिटी और स्पॉन्टेनिटी का जहां तक सवाल है, इसका मतलब है कौन सा प्रोसेस हो सकता है, वेदर द प्रोसेस कैन ऑकर और नॉट। इफ इट ऑकर्स वी से द प्रोसेस इज feasible, it is spontaneous. If the process does not occur, it cannot occur, we say the process is not feasible, the process is non-spontaneous. तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट बेसिकली स्पॉन्टेनिटी पे आते हैं। वन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, और दूसरा जो है इसका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है, समझो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज दैट प्रोसेस which can take place, which has it is natural tendency to occur। तो देखिए, spontaneous क्या प्रोसेस है, which has tendency मतलब अर्ज, होने की चाह, which has tendency to occur, जो प्रोसेस हो सकता है, the process which has a tendency to occur, जिसका होना जाहिर हो, लेकिन कब, तीन कंडीशन, बाय इट्स ओन, या तो वो खुद होगी, मैं इसमें एग्जांपल दूंगा, बाय इट्स ओन, दूसरा आफ्टर इनिशिएशन, इनिशिएशन का मतलब थोड़ी आपको इसको जीर देनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोर्स, निकलो भाई, वो निकल रहा है, एंड सी अंडर प्रॉपर कंडीशंस, मैं आपको इसमें एग्जांपल दूंगा, अंडर प्रॉपर कंडीशंस, उन प्रोसेसेस को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं। चलो नॉन स्पॉन्टेनियस थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, यहां पे मुझे थोड़ा चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, नॉन स्पॉन्टेनियस याद रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस अभी डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, बिकॉज हम स्पॉन्टेनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इसलिए मैं समझा रहा हूं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको होने की टेंडेंसी हो, which has a tendency to occur, which has an urge to occur, लेकिन अंडर थ्री कंडीशंस। पहला, या तो वो प्रोसेस खुद ही होगी, आपको कुछ करना ही नहीं है, वो खुद ही होगी। दूसरा, या मतलब इट्स लाइक किसी बच्चे को काम देते हैं ना, उसको पता है मुझे होमवर्क करना है, वो खुद ही करता है, उसको बताना नहीं पड़ता, वो खुद ही करता है, वो खुद वीडियो लेक्चर्स देख रहा है, उसको नहीं बताना पड़ता है, उसको व्हाट्सएप में इनबॉक्स में भेज दो, बच्चा मैंने एक और वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया, अब तो जाके देख ले, नहीं, उसको पता है मैंने सब्सक्राइब चैनल किया है, सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है, मैं खुद ही करूंगा, दैट इज स्पॉन्टेनियस, वो नेचुरल है, ठीक है ना, वो खुद ही कर रहा है। विच कैन ऑकर बाय इट्स ओन, जो प्रोसेस खुद ही हो, हमने कुछ नहीं बोला, खुद ही हो रहे, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाती है। दूसरा, वो प्रोसेसेस भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहलाती है जिनमें आपको थोड़ा सा इनिशिएशन देना पड़े, मतलब कोई बच्चा ऐसा होता है ना जिसको बस थोड़ा सा आप शाबाशी कर लो, बच्चा यू कैन डू इट, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हाँ यू कैन डू इट, आप नीट क्वालिफाई करोगे, आप ये करोगे वो करोगे, उसको थोड़ा सा आप बता रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, थोड़ा स्पार्क दे रहे हो, इसको मोटिवेट कर रहे हो, और वो बच्चा निकल रहा है, अपनी जो है जर्नी है लाइफ की, वो निकल रहा है और वो बहुत एक्सेल कर रहा है। तो समझ रहे हो ना प्रॉपर इनिशिएशन, जैसे हम अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा इनिशिएट करते हैं, बच्चा अच्छा है। ओके, द थर्ड इज अंडर प्रॉपर कंडीशन। प्रॉपर कंडीशन का क्या मतलब होता है, उस प्रोसेस को होने के लिए हमेशा सेट ऑफ कंडीशंस होती है। मतलब आप मान लो मछली है, मछली को क्या चाहिए जीने के लिए, पानी तो एटलीस्ट चाहिए ना उसको, ठीक है ना, मेजॉरिटी ऑफ फिश जो है, हालांकि देयर इज वन एग्जांपल जहां पे फिश जो है वो विदाउट वाटर भी रह सकती है, तो हाँ है एक एग्जांपल। लेकिन जो मछलियां होती है ज्यादातर वो किस में रहती है, पानी में रहती है। अगर आप उसको पानी से बाहर कर दोगे, पानी तो मेन कंडीशन है ना, पहले पानी तो होना चाहिए ना, तभी तो मतलब मछली पानी में रह सकती है, जब पानी है तभी मछली है, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अंडर प्रॉपर कंडीशन है। या दूसरी बात मान लो किसी को इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए, ठीक है ना, इंटरनेट फैसिलिटी अवेल करने के लिए पहले आप नेटवर्क एरिया में होने जरूरी है। अब अगर आप जंगल में हो, किसी सुनसान जंगल में हो जहाँ पे कोई नेटवर्क है नहीं, ठीक है ना, तो आप बेनिफिट अवेल नहीं कर सकते हो। तो पहले कुछ प्रॉपर कंडीशंस होती है, वो तो पता ही है, मतलब रिएक्टेंट्स अगर मिलेंगे तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो पहले रिएक्टेंट्स तो होने चाहिए ना। प्रॉपर कंडीशंस हमेशा, ये फैक्टर हमेशा रहता है।
तो मैंने क्या कहा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जिनको होने की टेंडेंसी, जिनको जो अर्ज होती है होने की, वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। तीन कंडीशंस के अंडर, या तो वो खुद ही हो जाते हैं जैसे ऑटोमेटिकली, या तो थोड़ा सा इनिशिएट देना पड़ता है, उन प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और वो प्रोसेसेस होगी कि नहीं, यानी कि आप कौन सा सहारा, हम किसको कहेंगे, फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको कहेंगे, वो मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का कॉन्सेप्ट समझो। So spontaneous processes are those processes which have a tendency or urge to occur either by itself, means either by its own, or after proper initiation under proper set of conditions. जैसे अगर मैं कहूंगा by its own, अगर कोई प्रोसेस हो रही है, जरा बताओ कौन हो रही है by its own। देखो मैं सबसे पहले यही लिखूंगा, हीट जो है फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। ये मैं इस बात पे जोर दे रहा हूं बिकॉज हमेशा इसका जिक्र होता जाएगा। हीट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। आपको उसको बताना नहीं है, अरे हीट तू हॉट बॉडी में है, प्लीज जाना कोल्ड बॉडी की तरफ, नहीं, वो खुद ही हो जाएगी। आपने दो बॉडीज को कनेक्ट कर दिया, एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे है, दूसरी बॉडी लोअर टेम्परेचर है, इट विल ऑटोमेटिकली फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इफ somebody will ask you a question that the statement that you are giving, that heat flows from hotter body to cold body, what does this statement signifies? You will say this is basically the second law of thermodynamics. Heat flows from hot body to cold body and not from cold body to hot body. This is basically the second law of thermodynamics. आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे इसमें, देखिए वाटर कमिंग डाउन द हिल, वाटर जो है इट इज कमिंग, वाटर कमिंग डाउन हिल, सबने देखा है वाटर कमिंग डाउन हिल। आप देख रहे हो पानी जो है, जैसे ये मान लो आपने हिल बना दिया ऐसे, ये मान लो आपने हिल बना दिया और यहां से पानी जो है डाउन द हिल गुजर रहा है, ये खुद ही जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही आ रहा है। बिकॉज की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जहां पे ज्यादा हो, हमेशा बॉडी जो है, मॉलिक्यूल जो है, कोई भी सिस्टम हो, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाना चाहता है। तो वाटर कमिंग डाउन द हिल, इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद हो रहा है, देखो बाय इट्स ओन हो रहा है, गेटिंग। या एक और इसमें एग्जांपल है दैट जैसे डिफ्यूजन ऑफ गैस, diffusion of gases पढ़ा है ना, of course from higher concentration to lower concentration। जहां पे गैस की मॉलिक्यूल ज्यादा होगी वहां से वो डिस्पर्स होके, स्कैटर होके, वो बाकी पोजीशंस पे जो है वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि गैसेस ऑलवेज फ्लो। ये ऐसे भी कर सकते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर from higher pressure to lower pressure, from higher pressure to lower pressure, from higher pressure to lower pressure। If somebody will ask you again a question that gases diffuse from higher pressure to lower pressure, water flows from high pressure to low pressure, you know this fact, this is the second law of thermodynamics, you know direction, feasibility, water flows from high pressure to low pressure, तो आपको डायरेक्शन मिल रहा है और ये प्रोसेस हो रहा है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ feasibility, हाँ हो रहा है, नहीं होगा या होगा, वही तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बता रहा है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। या मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल इसमें डिसोल्यूशन ऑफ NaCl या साल्ट या शुगर कोई भी इन वाटर। आप नमक ले लो, स्टार मत करो, नमक ले लो, पानी में डालो, ठीक है ना, और अगर गर्म पानी है तो वो तो और ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। अब देखो कि कुछ मत करो आप, वो ऑटोमेटिकली उसमें डिफ्यूज हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाएगा उसमें, ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं उसमें, मेल्टिंग ऑफ आइस, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान में रखना, मेल्टिंग ऑफ आइस तब होगा जब प्रॉपर कंडीशंस, एटलीस्ट कम से कम टेम्परेचर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। द टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 पे भी मेल्टिंग होगी, लेकिन अगर 0 से ज्यादा टेम्परेचर रखोगे ना तो सारा आइस जो है वो वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अंडर प्रॉपर सेट ऑफ कंडीशंस। यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस की, जो कि खुद हो रहे हैं बाय इट्स ओन। क्या क्या मैंने कहा, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, वाटर कमिंग डाउन द हिल,
diffusion of gases from higher pressure to lower pressure, dissolution of NaCl, salt or a sugar in a water, that's a spontaneous process. You need not to give any initiation, that will go by its own. And basically these statements are the statement of second law of thermodynamics, the direction, the feasibility. You're getting what I'm saying? Okay, melting of ice, that is also a spontaneous process, but you have to keep in mind, अगर आप देखोगे आप कहोगे सर melting of ice -10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा? क्या -10 पे आइस मेल्ट होगा? नहीं होगा, इट्स नॉट पॉसिबल. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड. अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको ऐसे दूंगा जहां पे आपको प्रॉपर इनिशिएशन चाहिए, यानी कि इनिशिएशन दे दो रिएक्शन हो जाएगा. जैसे प्रॉपर इनिशिएशन की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मैं प्रॉपर इनिशिएशन की बात करूंगा जहां पे आपको प्रॉपर इनिशिएशन देना पड़े और प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, जस्ट द प्रॉपर इनिशिएशन यू हैव टू गिव. चेक इट आउट. जैसे देखो एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो कार्बन प्लस ऑक्सीजन. अब कार्बन को ऑक्सीजन देने के लिए थोड़ा पहले हीट देना पड़ेगा, और ये क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और ऑफ कोर्स ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज आल्सो रिलीज्ड. कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कुछ एनर्जी थोड़ी चाहिए उसको. ये एनर्जी जो थोड़ी मिलेगी ना उसको, वो प्रॉपर इनिशिएशन है. आफ्टर इनिशिएशन बच्चा पढ़ेगा, वो सुधरेगा, बस आप उसको थोड़ी इनिशिएशन दे दो, वो स्टार्ट कर देगा. थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है बच्चों को, वो आराम से पढ़ेंगे. तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, थोड़ी सी हीट इनिशिएशन के लिए. एंड यू नो व्हाई हीट इज नेसेसरी, बिकॉज़ इट बीइंग द एक्टिवेशन, एवरी रिएक्शन हैज अ पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी. रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी को एक्टिवेट करने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए. एंड बेसिकली ये हीट इस रिएक्शन को होने के लिए वो एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है. देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल H2+O2, इट गिव्स वाटर. यू ऑल नो H2O. बट इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक आर्क की जरूरत होती है. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आप देते हो ना, इलेक्ट्रिक आर्क, तो ये क्या है? यहाँ पे ये प्रॉपर इनिशिएशन है. यू आर जस्ट गिविंग अ प्रॉपर इनिशिएशन टू द सिस्टम एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स. So you got an idea what does the spontaneous processes mean? The spontaneous processes are those processes which have the tendency to occur, You're getting what I'm saying? Either they can go by itself, they don't need any initiation. Some need initiation, but under proper set of conditions. And in spontaneous processes में, समझो बात को, in spontaneous processes में जो processes हो रही हैं on its own, यानी जिनको इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए, ये भी जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, वो प्रोसेसेस कहलाती है एक तो नेचुरल, हालांकि नेचुरल भी नहीं हो सकती, बट हाँ मैं ये कहूंगा उनको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेसेस. याद रखिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ना, वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होती है. इस बात को याद रखिए. इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस. जैसे वाटर कमिंग डाउन द हिल, एक तो स्पॉन्टेनियस है और इरिवर्सिबल है. वाटर नीचे से ऊपर खुद नहीं जा सकता है. इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस. यू आर गेटिंग एन आइडिया. स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस यूजुअली इरिवर्सिबल होती है. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. हालांकि देयर आर अदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, वो मैं बाद में एग्जांपल दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको यहां तक समझ आया. अब हम दूसरा जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. क्या होता है? चलो स्पॉन्टेनियस तो समझ आ गया. पहले स्पॉन्टेनिटी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझना रहता है. सिंस द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स गिव्स द कांसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी, इट मींस इट गिव्स द कांसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी कि कौन सा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगी अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. बट हमें कांसेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी बताता है कि कौन सी प्रोसेसेस नहीं होगी, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने नहीं बताया. यानी कि हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये भी बताएगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कौन होती है और वो होगी क्यों नहीं. ठीक है ना? तो चलिए नॉन स्पॉन्टेनियस पे आ जाते हैं. देखिए नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे. नॉन स्पॉन्टेनियस डिस्कस किया मैंने, सबको क्लियर हुआ. नॉन स्पॉन्टेनियस, व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस? सिंपल है. नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस, ठीक है, which have no tendency
या अर्ज which have no tendency or urge to occur, which have no tendency or urge to occur. जो प्रोसेसेस जिनको होने की कोई अर्ज कोई टेंडेंसी है नहीं, क्या ईदर बाय इट्स ओन या तो खुद और बाय प्रॉपर इनिशिएशन, दोनों सूरतों में वो प्रोसेस नहीं होगा, खुद तो हो नहीं सकता। और अगर आप कहोगे सर थोड़ी इनिशिएशन देते हैं, जैसे स्पॉन्टेनियस वालों के लिए दी थी, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इनिशिएशन, एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्शन होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ना ही वो खुद होती है, और अगर आप उनको थोड़ा सा दोगी पढ़ना यार, पढ़ना बेटा, वो नहीं पढ़ते। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स देयर जिनको टीचर थकता है यार, पढ़ ले, एग्जाम है, पढ़ ले, घर वाले पढ़ ले, नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ते भाई? पढ़ा करो, एग्जाम है, कुछ बनो, ठीक है ना। ऐसे ही टाइम जाया करते रहते हो, पबजी खेलते हो। एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग दैट नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस होती है जो कि होती नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जो होगी ही नहीं, ना ही वो खुद होती है, ना ही थोड़ी इनिशिएशन करो। जैसे पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये तो स्पॉन्टेनियस है क्या, लेकिन क्या खुद नीचे से पानी ऊपर जाएगा? नहीं, दैट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने नहीं कहा, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको बता रहा है। जैसे मैंने कहा, आपने डिओ की बोतल ली, स्प्रे लिया, आपने प्रेस किया तो गैस डिफ्यूज हो गया, ओके हो गया। लेकिन क्या यही गैस खुद ही बाय इट्स ओन, क्या ये वापस आएगा और वापस बोतल में घुस जाएगा अलादीन के जिन की तरफ? नहीं सर, इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कैन नॉट ऑकर। या आपके बोलने से प्लीज यार स्प्रे से तू बाहर गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जाया हो गए, ठीक है, प्लीज वापस बोतल में घुसना, नहीं यार ऐसा नहीं होता। तो दैट प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस खुद तो होगी नहीं, ऐसा तो सवाल ही नहीं। मैंने अभी कहा हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू cold body, means a body at higher temperature to lower temperature, second law of thermodynamics. It cannot flow from colder body to hot body. यानी कि अगर आप कहोगे सर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाएगा क्या? खुद ही जाएगा, खुद ही बाय इट्स ओन और प्रॉपर इनिशिएशन थोड़ा जाना नहीं, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन सर क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कभी होगी नहीं? क्वेश्चन है सर, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती नहीं है, विच हैव नो टेंडेंसी और अर्ज टू ऑकर, ठीक है समझ लिया। क्या ये कभी होगी नहीं, नोट डाल देता हूं यहां पे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैन ऑकर, मैं लिखता हूं यहां पे, खुद तो नहीं होती और थोड़ी इनिशिएशन पे भी नहीं होती। समझ आ रहे हैं ना? मैं जैसे मैंने कहा कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं स्पॉन्टेनियस, कुछ को इनिशिएशन देना पड़ता है, वो भी स्पॉन्टेनियस। कुछ ऐसे होते हैं ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, खुद नहीं पढ़ते, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। इवन वो एग्जामिनेशन के टाइम पे भी गैस वैस मांग लेते हैं, सर ठीक है इस साल आपको गैस देना चाहिए और मैं दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं है, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। लेकिन हम अब उस बच्चे को पढ़ा सकते हैं, या पेरेंट्स चाहते हैं उसको पढ़ाएंगे, वैसे तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस था। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कैन बी मेड टू ऑकर, यानी कि अब वो की जा सकती है, मेड टू ऑकर और हैपन बाय सप्लाइंग external source of energy, by supplying external source of energy continuously। ये जो मैंने यहां पर लिखा ना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस डू नॉट टेक प्लेस नो मैटर व्हाट, नॉट इवन बाय इट्स ओन, नॉट आफ्टर द प्रॉपर इनिशिएशन, बट दे कैन ऑकर only and only when you supply the external energy to that very process to make it happen, but the supply should be continuous। ये भी स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दे डू नॉट ऑकर, बट या they can be made to occur if you supply the external energy continuously to make that process to happen, which otherwise is not possible। इसी बच्चे को या देखो, पानी नीचे से तो ऊपर जाता नहीं। अब जिन लोग के पास बाग है उनको ज्यादा पता है कि वो मोटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मोटर का इस्तेमाल बाहर से करोगे ना, तो पानी को नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक लिया जा सकता है।
वैसे तो वो पॉसिबल नहीं थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, बट यू आर मेकिंग द प्रोसेस टू हैपन बाय सप्लाइंग द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, जहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप फ्यूल का कंजप्शन कर रहे हो, आप मोटर का इस्तेमाल कर रहे हो, और वो मोटर जो है अपनी एनर्जी खर्च करके उस वाटर को लिफ्ट करा रहा है, विच अदरवाइज वाज नॉट पॉसिबल. So non-spontaneous processes, they can happen, we make them happen, but when you supply the external source of energy continuously, you're getting what I'm saying? Had you got the idea of what do you mean by spontaneous processes and what do you mean by non-spontaneous processes? Spontaneous processes क्या होती है और non-spontaneous processes क्या होती है, ये कॉन्सेप्ट हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही देता है. Heat flows from hotter body to colder body and not from colder body to hot body. And if you want the heat to flow from colder body to hot body, you have to supply the external source of energy. अब आप कहोगे सर हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्डर बॉडी तक फ्लो करती है, पता है, समझा है, कोल्डर से हॉट पे नहीं जाएगी, खुद तो नहीं जाएगी. अब आप कह रहे हो अगर एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी खर्च करेंगे तो कोल्डर बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ कैसे हीट जाएगी? रेफ्रिजरेटर इज अ गुड एग्जांपल फॉर यू. आप देखते हो ना, हमारी जो चीजें होती है रेफ्रिजरेटर में वो लो टेम्परेचर पे होते हैं, ठंडे होते हैं, बाहर का हमारा रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो वो हीट बाहर निकालते 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 वो खुद नहीं करेगा, हमें उसके लिए एक्सटर्नल सप्लाई चाहिए, तो हम उसके लिए जो है करंट का इस्तेमाल करते हैं. जो हमारी लाइट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, फ्रिज काम करना छोड़ देगा. ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो रेफ्रिजरेटर, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है, अगर आपको बताएगा कोई कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, वो किस लॉ पे बेस्ड है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वाटर कमिंग डाउन द हिल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. वाटर कैन नॉट गो अप द हिल, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. You make the water to go up the hill with the help of motor, second law of thermodynamics. Diffusion of gases from higher pressure to lower pressure, second law of thermodynamics. You getting what I am saying? What does second law of thermodynamics means? Second law of thermodynamics simply tell you about the direction of a process and the spontaneity or a feasibility of a process, whether the process can occur or not, if it occurs under which conditions, if it doesn't under which conditions. तो ये कॉन्सेप्ट जो है स्पॉन्टेनिटी का और फिजिबिलिटी का, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको बताता है. और मैं यहाँ पे अब आपको कुछ और स्टेटमेंट्स बताऊंगा जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही स्टेटमेंट है. ये आप दिमाग में रखेंगे और इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन दूंगा, जस्ट अ स्लाइड, और वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लेक्चर नंबर 20. देखिए, ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं, लिखने जा रहा हूं, ये भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है. ठीक है? वर्क कैन बी कन्वर्टेड, रादर यहां पे लिखो होल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट. ऐसा पॉसिबल है. हम पूरी वर्क को रबिंग कर रहे हैं, पूरी वर्क कर रहे हैं, हीट में कन्वर्ट होगी, ऐसा पॉसिबल है. वी कैन कन्वर्ट होल वर्क इनटू हीट, ऐसा पॉसिबल है. अगेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. बट all heat can't be converted into work. इसको दिमाग में रखना. या फिजिक्स में भी पढ़ोगे, कार्नोट्स हीट इंजन, वहां पे इसका कॉन्सेप्ट है. वर्क को आप होलली हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सारी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. मतलब क्या है इसका? देखो मतलब क्या है इसका. मानो आपके पास 100 जूल्स जो है वो हीट है, आप चाहते हो मुझे कन्वर्ट करना है इसको काम में. मान लो आपने जो काम में कन्वर्ट किया वो खाली 80 जूल था. अब आप कहोगे सर 20 जूल का क्या हुआ? -20 जूल हीट का जो है ये लॉस हुआ. क्या हुआ? ये लॉस हुआ. और ये लॉस कहां पे जाता है? ये सिंक में चला जाता है. सिंक, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट. जब भी आप हीट को कन्वर्ट करते हो ना, या वर्क में करते हो या अदर फॉर्म में करते हो, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है किसी डिफरेंट फॉर्म में, जो हमें सपोज नहीं पता है, साउंड एनर्जी, कोई दूसरी एनर्जी है, बट ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की जो है वो कांस्टेंट रहती है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. गेटिंग? तो देयर इज अ वन कांसेप्ट इन फिजिक्स जो थर्मोडायनेमिक्स के साथ रिलेटेड है, जो आपको इरफान सर पढ़ाएंगे, बिकॉज उन्होंने भी पैरेलली थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया. वहां पे आपको पढ़ाएंगे कार्नोट्स इंजन में. सपोज अगर आपके पास सोर्स ऑफ हीट है, सोर्स जहां पे आपको हीट मिलती है, और आप इस सोर्स ऑफ हीट को कन्वर्ट कर सकते हो वर्क में. वर्क मतलब यूजफुल वर्क आपको काम कराना है, मोटर चलाना है, गाड़ी चलानी है, तो
तो हमें हमारे पास वहां पे क्या होता है, इंजन होता है, जाहिर सी बात है इंजन ही तो काम करता है। इंजन हमें वर्क देगा, देखो इंजन से हम क्या लेंगे सर, वर्क लेंगे, लेकिन वर्क कैसे होगी सर, जब हीट सोर्स होगा, तो ये आपका हीट सोर्स है। तो जब भी आप हीट सोर्स इंजन को देते हो, जब भी आप हीट सोर्स इंजन को देते हो, मान लो आपने जैसे मैंने कहा 100 दिया, 100 में से खाली 80 जूल्स वर्क हुआ, सर 20 कहां चला गया, 20 एक और सोर्स में चला जाता है, उसको सोर्स ऑफ सिंक कहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 100 ट्रांसफर किया ना, 100, तो 100 ट्रांसफर करने तक, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं, अगर आपने 100 दिया तो यहां तक 80 जूल्स का काम हो रहा है, और -20 जो है वो सिंक में चला जा रहा है, -20 का लॉस हुआ। ये भी जो है स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नो इंजन इज 100%, नो इंजन इज 100% एफिशिएंट। व्हाट डज इट इंडिकेट? 100% एफिशिएंसी का मतलब है सारा जो दिया आपने वो सारे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आपने 100 जूल एनर्जी दी, वो 100 में 100 की वर्क नहीं मिल रही है आपको। बात समझ आ रहा है ना आपको? मान लो आपने क्या किया, आपने कोई खरीदारी करनी हो, आपने बीच में किसी इंटरमीडिएट को रखा है, ठीक है ना, ऐसे कशीर में द्राल शासन, अच्छा सॉफ्टवेयर सिस्टम द्राल पे भी थे, तो हमें कुछ करने के लिए ना उनको कुछ खर्चा देना पड़ता है, हमारा लॉस हो जाता है कुछ ना कुछ हमारा काम निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी इंजन, देयर इज नो आइडियल इंजन विच इज 100% एफिशिएंट, मींस विच कैन कन्वर्ट होल ऑफ द हीट इनटू द वर्क। बट सबसे बेस्ट इंजन जो माना जाता है, जिसकी ठीक ठाक एफिशिएंसी है, वो है, उसको कहते हैं कार्नोट्स हीट इंजन। ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं। कार्नोट्स इंजन या कार्नोट्स हीट इंजन इसको कहते हैं। कार्नोट्स हीट इंजन जो है ये बेसिकली बेस्ड है अपॉन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। So no engine is 100% efficient, means no engine can convert whole of the heat energy into the work. There is some energy which has to go into the sink, You're getting what I am saying? This is another statement of second law of thermodynamics. You're getting what I am saying? अब एक important बात समझना, जो कि हमारा बेसिकली मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो डिस्कस करूंगा, फिलहाल यहाँ तक मैं इतना ही करूंगा। सर अब आप हमें बताइए कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है? यहाँ तक फिलहाल आपको समझ आया, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हुआ है, लेक्चर नंबर 19 यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है। तो चलिए ठीक है, आप आज का लेक्चर हम यही पे कंक्लूड करते हैं। आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए। कल मैं आपको ये पढ़ाऊंगा दैट अब ये प्रोसेस सुपॉन्ट देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप कहोगे सर ठीक है हमें समझ आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमारी आंखें खोल दी, हम तो बिल्कुल अंधे हो चुके थे, ठीक है ना, हम खेलेगा, मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने सर हमें रास्ता दिखा दिया, हम तो ऐसे रैंडमली चल रहे थे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने तो चलो आइडिया दिया था, उसने तो खराब ही कर दी थी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने हमें बताया कि नहीं, कौन सा प्रोसेस हो सकता है, यानी कि हो सकता है, उन प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन सा नहीं हो सकता है, उनको क्या कहते हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है एंड विच प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। बात समझो, स्पॉन्टेनिटी एंड फिजिबिलिटी की तो बात है ना, विच प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस एंड विच प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये तो फिर से किसकी बात होगी, ये तो फिर से फिजिबिलिटी की बात होगी ना बच्चों, ये फिर से किसकी बात होगी, फिजिबिलिटी, यानी कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इट कैन ऑकर, वेदर द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस दैट कैन नॉट ऑकर। ये हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये हम किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे, इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, मीन्स वेदर द प्रोसेस इज feasible or not, whether the process is feasible or not, means what is the basis for that, which factors will depend, who will decide, कौन डिसाइड करेगा कि अब एक प्रोसेस हमें कैसे पता चलेगा सर वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, या वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, तो वो कौन है, किस बेसिस पे आप उसको डिसाइड करोगे। उसको डिसाइड किया जाता है तीन चीजों पे। पहले किया गया था एंथैल्पी पे, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। दूसरा जो है देखना पड़ा एंट्रोपी, बिकॉज एंट्रोपी जरूरी थी,
और कुछ फैक्टर्स इससे नहीं हुए, इसलिए तीसरी टर्म इंक्लूड करनी पड़ी, उसको कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे रोटेट करेगा और उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी के लिए अलग टॉपिक हम देंगे। ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया? तो we're gonna इंशाल्लाह मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 20 माय डियर स्टूडेंट्स। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, फी अमानिल्लाह, दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।